आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जनरल साइंस के क्लास के अंतर्गत हम लोग बायोलॉजी की क्लास को कर रहे हैं और आज हम लोग सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को पूरी तरीके से समझेंगे, उससे रिलेटेड कंसेप्ट को जानेंगे और इसके बाद फिर स्केलेटन सिस्टम अर्थात कंकाल तंत्र पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम को समझा जाए और उससे संबंधित कंसेप्ट को जो है डेवलप किया जाए। तो आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। देखिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत दो तरीके का रिस्पायरेशन है। एक जिसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं और दूसरा इंटरनल रिस्पायरेशन। तो इसको बांट भी लीजिए आप। तो देखिए, इंटरनल, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, बाह्य श्वसन। ये श्वसन की प्रक्रिया लंग्स में होती है, फेफड़े में होती है। और इसी को सामान्यतः ब्रीदिंग भी कहा जाता है। इसी को ब्रीदिंग या श्वास लेना। और दूसरा है इंटरनल रिस्पायरेशन, जो कोशिका के अंदर होता है, इंटरनल रिस्पायरेशन, आंतरिक श्वसन। ये प्रक्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसमें ऊर्जा बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ऊर्जा बनती है। इसमें ऊर्जा बनती है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ऊर्जा बनती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। बाह्य श्वसन की प्रक्रिया फेफड़े में होती है। ये देखिए लंग्स है, अभी दिखाते हैं आपको। और अंतः श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और यही ऊर्जा उत्पन्न होती है। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, आपको इस तरीके का ये जो एक्सटर्नल रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ये इस तरीके से आपको दिखेगा। ये एक्सटर्नल रिस्पायरेटरी सिस्टम है, बाह्य एक्सटर्नल रिस्पायरेटरी सिस्टम है, बाह्य श्वसन तंत्र है।
इसमें ब्रीदिंग की क्रिया होती है, सांस को लेना, सांस छोड़ना। ये बा है, श्वसन तंत्र है। इसमें इस लंग्स की बहुत बड़ी भूमिका है। ये देख रहे हैं दो लंग्स जो है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका, अभी हम लोग फिगर बनाएंगे। और इंटरनल रिस्पायरेशन कोशिकाओं में होता है, वो एरोबिक, एनएरोबिक, ये ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ये पूरी प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया होती। तो हम लोग इन सारी चीजों को समझेंगे और बहुत अच्छे से इसको जानेंगे, ताकि आप एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है ये समझ लिया जाए। तो कल हम लोगों ने देखे, कल क्लास के लास्ट में डिस्कस किया था मेटाबॉलिज्म, जिसको उपापचय या चयापचय, उपापचय सामान्यतः आप कहते हैं। इसमें दो तरीके की क्रिया है, एक एनाबोलिज्म, एक है कैटाबोलिज्म। इसको कहा जाता है उपचय और इसको कहा जाता है अपचय। देखिए केमिस्ट्री में देखेंगे तो इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन, केमिस्ट्री में इसी क्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण, और इस क्रिया को कहा जाता है रिडक्शन। केमिस्ट्री में इस प्रक्रिया को कहा जाता है रिडक्शन, अपचयन। और सामान्य जीवन में, सामान्य भाषा में इसको सृजन कहा जाता है, क्रिएशन। कोई चीज क्रिएट हो रही है, इसको सृजन कहा जाता है। और सामान्य भाषा में इसको विनाश कहा जाता है। सृजन और विनाश दोनों साथ साथ चलता है। देखिए ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, ये सारी प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, सारी प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। आप जो भी शब्द उचित समझे प्रयोग कर सकते हैं, उपचय, ऑक्सीकरण, सृजन, अपचय, रिडक्शन या विनाश। कोई भी वर्ड्स समझ करके आप इस पूरे कंसेप्ट को समझ सकते हैं। सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने, आप सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने इस बात को बहुत क्लियर किया कि केवल सृजन ही नहीं हो रहा है, साथ ही साथ विनाश हो रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, चारों सत्य देखे, आप सभी लोगों को ज्ञात होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि हम जी नहीं रहे हैं, हम हर पल मर भी रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, जैसे कोई व्यक्ति 25 वर्ष का हो गया, तो महात्मा बुद्ध कहते थे 25 वर्ष का नहीं हो गया, 25 वर्ष कम हो गया। कोई 30 वर्ष का हो गया तो 30 वर्ष कम हो गया। कोई कहता मैं 10 वर्ष का हो गया, 10 वर्ष का बच्चा, बालक हो गया, तो 10 वर्ष का होने का मतलब 10 वर्ष कम हो जाना। बुद्ध ने कहा जन्म और मरण दोनों साथ साथ चल रहा है। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु एक दिन नहीं होती है, मृत्यु हर पल होती है। लास्ट में सिर्फ शरीर मरती है। मान लीजिए कोई 30 साल का है, 30 साल का है तो वो 30 साल मर चुका है। पहले उसकी बचपना मरी, फिर उसकी किशोरावस्था मरी, फिर उसकी युवावस्था मर रही है, और फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आएगी, और लास्ट में टिकट कटेगा, शरीर चले। लास्ट में सिर्फ शरीर मरती है, मर तो व्यक्ति हर पल रहा है। निश्चित रूप से महात्मा बुद्ध ने ये बात सही कही। हर क्रिया में दो क्रिया शामिल होती है। जैसे पेड़ पौधों में पत्ते लगते हैं, फूल बनते हैं, फल बनते हैं, ये सब सृजन हो रहा है, लेकिन सृजन के साथ साथ विनाश भी हो रहा है। फूल झड़ते भी हैं, पत्तियां झड़ती भी हैं, फल पकते भी हैं, फल झड़ते भी हैं। ये सब क्या है? ये दूसरी क्रिया है। अर्थात सृजन और विनाश दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। बात समझ रहे हैं?
सृजन और विनाश दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म सृजन और विनाश दोनों को, दोनों के संतुलन को देखता है। अब जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा पाचन की क्रिया, तो पाचन की क्रिया सृजन है। पाचन की क्रिया सृजन है क्योंकि इसमें पोषक तत्व बनते हैं, इसमें पोषक तत्व बनते हैं, ये सृजन की क्रिया है। या अंतःस्रावी क्रिया है जिसमें हार्मोन बनते, एंजाइम बनते, जैसे अंतःस्रावी क्रिया है, इसमें हार्मोन बनते, एंजाइम बनते हैं। बात समझ रहे हैं? तो जहां जहां पर देखिए इसमें हार्मोन बनता है, ये भी सृजन की क्रिया है। और विनाश की क्रिया, जैसे आपने देखा उत्सर्जन की क्रिया, विनाश की क्रिया है। उत्सर्जन में हर चीज, बेकार चीज बनती है, निकलती है कि नहीं? उत्सर्जन की क्रिया। और इसी तरीके से श्वसन की क्रिया, देखिए श्वसन की क्रिया भी यही है। श्वसन की क्रिया क्या है, बताइए कैसी क्रिया है श्वसन की क्रिया? श्वसन की क्रिया भी कैटाबोलिक क्रिया, क्योंकि श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल रहा है। बात समझ रहे हैं? अर्थात जो ग्लूकोज ले रहे हैं, जैसे देखिए श्वसन की क्रिया में फाइनली होता क्या है, श्वसन की क्रिया में फाइनली भैया ये होता है कि ये जो ग्लूकोज है, ये देखिए ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ये अलग बात है कि यहाँ देखिए ऊर्जा बन रही है, लेकिन ये इसमें टूट जाता है, ये ब्रेक कर रहा है। तो ये क्या है? ये उत्सर्जी पदार्थ है। पदार्थ के हिसाब से पकड़ा जाता है कि कैसे क्रिया, इट मीन्स श्वसन की क्रिया कैसी हो गई? कैटाबोलिक रिएक्शन हो गई। ये कैटाबोलिक रिएक्शन है, अपचयी क्रिया है। ये अपचयी क्रिया, तो श्वसन की क्रिया कैसी हो गई बोलिए? अपचयी क्रिया हो गई। सब लोग समझ पा रहे हैं? तो ये अपचयी क्रिया, ये कुछ दिनों की बात है, रोज क्लास नहीं आपकी सुबह हो रही है, केवल कुछ दिनों की क्लास ले लीजिए, बाकी तो शाम में चल रही है। ये तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जल्दी खत्म हो जाए, 24 अप्रैल के बजाय 20 अप्रैल, 18 अप्रैल तक खत्म हो जाए, क्योंकि हमारा ये हमेशा 17 सालों से मैं यूपीएससी में पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले 5 साल आईआईटीज में, तो हमने जो भी टाइम दिया हमेशा उससे 10 दिन 15 दिन पहले ही क्लास हम लोग खत्म करते रहे, नहीं तो 2-4 दिन पहले तो जरूर उसको खत्म कर देते। कभी भी टाइम देने के बाद वाले टाइम में क्लास नहीं खत्म होती। तो चूंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है, अभी जो बिहार के बच्चे हैं उनका बीपीएससी का एग्जाम है, जो यूपी पीसीएस के हैं उनका यूपी पीसीएस का एग्जाम है जून में, खैर वो तो बाद में है, यूपीएससी का एग्जाम है, लेकिन जितने जल्दी छुट्टी, एमपीपीएससी के बच्चों का एग्जाम है। इधर उत्तराखंड का तो आप देख रहे हैं 3 अप्रैल को ही एग्जाम है उत्तराखंड पीसीएस का। तो बहुत सारा एग्जाम है, जितना पूरा हो जाएगा उतना ही लोगों को फायदा हो जाएगा, इसलिए बस 2-4 दिन कष्ट कर दीजिए, बाकी तो शाम को चल ही रहा है। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि श्वसन की क्रिया कैसी है? तो ये सबको समझ में आ गया। देखिए ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन, इसके साथ मिल करके देखिए ये बन रहे हैं। लास्ट प्रोडक्ट जो होता है वही डिसाइड करता है कि क्रिया कैसी है। तो ये कैटाबोलिक रिएक्शन, तो रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, श्वसन एक
कैटाबोलिक रिएक्शन है। कैटाबोलिक रिएक्शन है। अपचयी क्रिया है। एक अपचयी क्रिया है। तो ये एक चीज क्लियर हुई आपकी। अब जानते हैं, पहले एक फिगर बना ले। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन की क्रिया, रिस्पायरेटरी रिएक्शन दो प्रकार का होता है। पहले एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को देख लेते हैं, फिर इंटरनल। तो श्वसन तंत्र को इसीलिए दो भागों में बांट कर देखा जाता है, एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल। तो सबसे पहले एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, जहां जो दिखता है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन में वैसे देखा जाए तो दो क्रिया होती है, एक ब्रीदिंग होती है, श्वास लेना, और दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय और ब्रीदिंग। अब देखिए, जो श्वास लेने की क्रिया है ये भी दो प्रकार की है। एक अंदर लेना, इंस्पायरेशन, दूसरा बाहर छोड़ना, एक्सपायरेशन। अंतः श्वास और बहिर्श्वास, ये अंतः श्वास है। ये बहिर्श्वास है। अंतः श्वास और बहिर्श्वास, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर श्वास लेना, शरीर से श्वास निकालना। और ये गैसों की अदला बदली, गैसों की अदला बदली। अब देखिए, बाह जो है, अगर आप यहां देखेंगे तो एक फिगर ऐसे बना ले। तो ये देखिए, नोज है और ये नासल कैविटी है।
और ये वॉइस बॉक्स है, ये ट्रैकिया है, और ये लंग्स है, जिसमें ये दायां वाला जो लंग्स है ये बड़ा होता है, बायां लंग्स छोटा होता है। तो मैंने इस हिसाब से बना दिया कि आपको दिखे भी। देखिए ये तो है भैया नोज, ये फिगर एक बार बना ले। ये है नोज, नाक है, और ये है नासल कैविटी। नासिका गुहा। ये फेरिक्स है, नासा ग्रशनी। इसको फेरिक्स या नासा ग्रशनी कहा जाता है। ये देखिए लैरिक्स है, इसको जो है लैरिक्स या वायस बॉक्स भी कहते हैं, वायस बॉक्स या कंठ भी कहा जाता है। ये ट्रैकिया है, श्वास नली इसको बोला जाता है, ट्रैकिया श्वास नली है, और ये लंग्स है दोनों तरफ, ये लंग्स है, सॉरी। ये फेफड़ा है, और इसी के नीचे ये डायाफ्राम होता है, ये डायाफ्राम होता है। पहले इतना बना लें आप। ये नहीं दिख रहा होगा तो एक दूसरे फिगर में इसको बना लेंगे, ऐसे बना लीजिए, दूसरे फिगर में दिखा देंगे इसको, या ऊपर लिख देते हैं बल्कि। डायाफ्राम। देखिए ये फिगर भी आप देख सकते हैं, या ये ज्यादा अच्छा फिगर आपको दिख सकता है। देखिए ये देखिए नेजल कैविटी है, देखिए ये नासिका गुहा जो ये है, ये नेजल कैविटी, और ये नोज है, नॉस्ट्रिल है, इसमें ज्यादा चीजें ये देखिए पैरिक्स है, और ये देखिए लैरिक्स है, और ये श्वास नली ट्रैकिया है, और ये देखिए दो फेफड़े हैं, लंग्स हैं ये, और ये डाइफ्राम है नीचे। ठीक है, अब एक बार इसको पूरी तरीके से समझ लिया जाए, एक एक चीज को। पहले एक छोटा सा फिगर और सब के बारे में दो दो लाइन लिखते चलेंगे जरा। देखिए पहले मैं ये दो चीज समझाता हूं। केवल दो चीज पहले समझिए। देखिए ये नोज है, नाक है, और ये नासिका गुहा है,
ये नाइजल कैविटी, ये दो चीज पहले समझे। नासिका गुहा, तो देखिए ये श्वास का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसको कहा जाता है श्वास या सांस का प्रवेश द्वार, ये सांस का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नोच को क्या कहा जाता है? श्वास का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये देखिए सूंघने का काम जो करता है, ये नेसल कैविटी में यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ पर श्लेष्मा झिल्ली होती है। जब जुखाम वगैरह होता है तो इसमें बहुत ज्यादा म्यूकस इसी में म्यूकस होता है, सामान्यतः ये आधा लीटर होता है म्यूकस, ये आधा लीटर होता है, सामान्यतः ये आधा लीटर होता है। और जब नोजी वगैरह आ जाती है, मतलब नाक बहने लगती है, जुखाम हो जाता है, तो ये थोड़ा बहुत मात्रा इसकी बढ़ भी जाती है। देखिए यही सूंघने का कार्य करता है, और इसका बड़ा जो है यूज है, यही जो है, जो श्वास हम लोग लेते हैं उसके तापमान को शरीर के तापमान के बराबर कर देता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि लार सलाइवा, सलाइवा लार, ये दिन भर में 1.5 लीटर बनती है, 1.5 लीटर बनती है 24 घंटे में। ऐसे म्यूकस, ऐसे श्लेष्मा, ये जो है ये आधा लीटर 24 घंटे में बनता, आधा लीटर बनता है। जैसे आपने मूत्र देखा, यूरिन देखा, ये भी 1.5 लीटर के आसपास मोटे तौर पर 1.5 लीटर बनता है ये। तो ऐसे देखिए म्यूकस ये नेजल कैविटी में 24 घंटे में, यह 24 घंटे में नेजल कैविटी में इतना बनता है। तो इसका देखिए रोल क्या है, इसका बहुत बड़ा रोल है। देखिए ये नेजल कैविटी जो है,
नासिका गुहा, ये जो आधा लीटर म्यूकस निकलता है, 0.5 लीटर, ये बहुत काम करता है। इसका कार्य, ये इतना म्यूकस निकलता है श्लेष्मा, इसका कार्य श्वास की अंदर, इसका कार्य श्वास में पाए जाने वाले, श्वास में पाए जाने वाले धूल कणों, इसीलिए छींक आने लगती है। अगर ज्यादा धूल वाले एरिया में आप सांस लेंगे तो तुरंत छींक आ जाएगी। ये श्लेष्मा निकलता भी है और इसी में चीजें फंसती हैं। तो श्वास में पाए जाने वाले धूल कणों, जीवाणुओं, विषाणुओं, कीटाणुओं, जर्म्स वगैरह, कीटाणुओं आदि को रोकना, एक काम तो ये है। तथा श्वास के तापमान को शरीर के तापमान के बराबर बनाना। तथा, यहीं के बाद लिखिएगा कंटिन्यूस, तथा श्वास के तापमान को शरीर के तापमान के बराबर बनाना और फिर जाने देना। तापमान, शरीर के तापमान के बराबर बनाना। श्वास के तापमान को शरीर के तापमान के बराबर बनाना। जैसे सर्दियों में वायु बहुत ठंडी होती है, जब आप सांस लेते हैं तो श्वास तो अंदर जाती है, लेकिन ये क्या करता है, उसके टेम्परेचर को शरीर के टेम्परेचर के बराबर कर देता है और फिर अंदर जाती, तो फिर शरीर को दिक्कत नहीं होती। ये बहुत संतुलन का काम करता है। सब लोगों को समझ में आ रहा है? तो श्वास के तापमान को शरीर के टेम्परेचर, शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है। देखिए ये शरीर है, इसका जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको फारेनहाइट में 98.4 फारेनहाइट भी कहा जाता है। ये उसके तापमान के बराबर कर देता है, बड़ा रोल निभाता है। और इसीलिए जानते मौसम बदलने पर ये बहुत प्रभावित होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि मनुष्य की जीवन की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत, देखिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सांस लेना, ये सबसे बड़ी जरूरत है। एयर, जिसको हम श्वास के रूप में लेते हैं। हर व्यक्ति को प्रतिदिन, मतलब एक दिन में 17 से 18 लीटर श्वास की जरूरत होती है। इतना लीटर व्यक्ति सांस लेता है 24 घंटे में। इसीलिए जीवन पल पल, हर पल इसी एयर पर निर्भर है। तो ये मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। दूसरी बड़ी आवश्यकता मनुष्य की क्या है? पानी। दूसरी बड़ी आवश्यकता मनुष्य की पानी है, और मनुष्य को 5-6 लीटर कम से कम जानते हैं पानी चाहिए होता है 24 घंटे में। तो दूसरी आवश्यकता, क्योंकि सारी जैव रासायनिक क्रियाएं जलीय माध्यम में होती,
तीसरी बड़ी आवश्यकता, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, ये दूसरी बड़ी आवश्यकता, तीसरी आवश्यकता भोजन है। तीसरी आवश्यकता मनुष्य की भोजन है। अगर ये पानी नहीं हो तो माना जाता है 3-4 दिनों से ज्यादा व्यक्ति जी नहीं सकता, मेडिकल साइंस के अनुसार। और भोजन, ये 1 से 1.5 किलो भोजन की जरूरत होती। कई लोग ज्यादा खा जाते हैं, गोलू मटोलू हो जाते हैं। और चौथी आवश्यकता आप सभी लोग जानते हैं, नींद है। चौथी आवश्यकता नींद है, लेकिन नींद जानते हैं घर में आ पाती है जहां एकांत होता है, तो इसीलिए इसके लिए हैबिटाट, आवास की बात की जाती है। चौथी आवश्यकता, इसलिए आवास को माना जाता है। तो आप देखिए, पहली ही आवश्यकता देखिए, एयर। जो आप श्वास लेते हैं 17-18 लीटर पूरे दिन भर में, उसको, उसके तापमान को शरीर के तापमान के बराबर कौन बनाता है? यही नेजल कैविटी बनाता है। उसके तापमान को शरीर के तापमान के बराबर बना देता है और फिर शरीर के अंदर जाने देता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसीलिए जानते, जैसे जैसे मौसम बदलता है तो यही नेजल कैविटी प्रभावित होती। जैसे मौसम बदलता है, तो मौसम बदलने पे यही नेजल कैविटी, नासल कैविटी, जो भी आप कहते हो, यही नासिका गुहा प्रभावित होती। इसी में जुकाम, फ्लू की घटना इसी में होती, इसी में जुकाम होता है। यही अंग फ्लू से भी प्रभावित होता है। ये दोनों, अगर पूछा जाए जुकाम कहाँ होता है, तो जुकाम यही होता है। और जुकाम और फ्लू में तो अंतर जानते होंगे। ये माइल्ड इफेक्ट, जब थोड़ा मोड़ा इफेक्ट हो, हल्का इफेक्ट हो, और जब एग्रेसिव इफेक्ट हो। कोरोना को इसी के अंतर्गत ही सामान्यतः लिया जाता है। यद्यपि फ्लू एडिनो वायरस से होता है, कोरोना रेट्रोवायरस से। ये एग्रेसिव इफेक्ट होता है, ये माइल्ड इफेक्ट। लेकिन जानते हैं ये दोनों जो है एडिनो वायरस से होने वाली घटना है। कहीं इसको कोरोना मत समझ लीजिएगा। एडिनो वायरस, शुरू में लोग छींकने पर ही कोरोना समझ लेते थे। ये एडिनो वायरस या मौसम परिवर्तन से होता है, या वेदर चेंज से। वेदर चेंज, मौसम परिवर्तन से होता है।
कंप्यूटर वायरस तो एक प्रोग्राम होता है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, ये जो वायरस है और कंप्यूटर वायरस, ये इससे मत तुलना करिएगा। ये तो एक सॉफ्टवेयर होता है, ये एक सॉफ्टवेयर है, अर्थात एक प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम होता है जो मालवेयर होता, बुरा होता है, इसलिए इसको मालवेयर कहा जाता है। मालवेयर, ये प्रोग्राम होता है, ये तो अलग चीज है। और ये एक जीव जैसा होता है। वैसे वायरस सीधे जीव नहीं होता, किसी जीव में जाकर के जीव हो जाता। और ये एक तरीके का लाइफ है, जीवन है। ये अलग बात है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है ये, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो ये अलग चीज है। एक चीज ध्यान रखेंगे, जो है ये जुखाम, फ्लू, जिसको आप कोल्ड या फ्लू बोलते हैं, ये सब एडिनो वायरस से होता है, एडिनो वायरस से। और ये जो कोरोना वायरस, जिसको आप कोविड-19 बोलते थे, या सार्स कोविड-2 भी, ये कोरोना वायरस जो है, ये रेट्रो वायरस, ये रेट्रो वायरस से होता है, ये एडिनो वायरस से होता है। और इससे नासिका गुहा प्रभावित होती है, उससे फेफड़ा प्रभावित होता है। इससे नासिका गुहा प्रभावित होती है और इससे फेफड़ा, लंग्स प्रभावित होता है। फेफड़ा प्रभावित होता है। तो देखिए, प्रति मिनट व्यक्ति 12 से 15 बार श्वास लेता है। अगर वैसे आप देखेंगे ब्रीदिंग, श्वास लेना, तो प्रति मिनट 12 से 15 बार व्यक्ति श्वास लेता। जैसे आपने हार्ट को देखा था, हार्ट बीट, हृदय धड़कन, हृदय कितनी बार धड़कता है, तो आप सभी लोग जानते हैं प्रति मिनट ये ज्यादा धड़कता है, ये 72 बार। ऐसे ये 12 से 15 बार 1 मिनट में, और हृदय 72 बार धड़कता है।
तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो देखिए, हम लोगों ने एक तो नेजल कैविटी के बारे में समझ लिया, अर्थात ये समझ में आ गया। तो ये तो श्वास का प्रवेश द्वार है और ये इसमें म्यूकस होता है। ये फेरिक्स नासा ग्रसनी है, इससे होकर के हवा ऐसे जाती है। और ये मैंने ज्यादा नीचे बनाया है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे हवा होकर के नीचे जाती है। और ये देखिए कंठ है, इसको दोबारा एक बार यहां तक बना लें। देखिए ये नासल कैविटी हो गई, और इसके बाद यहीं पे वॉइस बॉक्स होता है, और फिर ये श्वास नली। तो ये तो हो गया नासल कैविटी, नासिका गुहा। और ये पैरिक्स, इसको नासा ग्रसनी भी कहा जाता है। लैरिक्स, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, कंठ कहते हैं। देखिए ये तो आवाज इसी के कारण उत्पन्न होती है, आवाज इसी के कारण उत्पन्न होती है, और ये श्वास के आगे का प्रवेश द्वार है। तो ये देखेंगे आप, ये श्वास को आगे जाने देता है। यह है श्वास को, बहुत बहुत स्वागत है गौतम आपका। यह श्वास को आगे बढ़ाने में मदद करता, आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब देखिए यहां तक तो आपने देख लिया। अब इसके बाद नीचे देखें आप, तो देखिए ये वॉइस बॉक्स है, और आप सभी लोग जानते हैं वॉइस बॉक्स, और इसके बीच में ये थायराइड ग्लैंड होती है, और फिर ये ट्रैकिया है, तो ये है वॉइस बॉक्स या लैरिक्स है। लैरिक्स केवल जो है आवाज, उसी के कारण, इसी कंठ के कारण ही तो आवाज उत्पन्न होती है, कि ये लैरिक्स है, वॉइस बॉक्स है। अब इसके नीचे देखिए ये थायराइड ग्लैंड्स है, ये थायराइड ग्लैंड है, और इसी में पैराथायराइड भी होता है, ये थायराइड ग्लैंड है।
थायराइड ग्रंथि। और ये ट्रैकिया है, देखिए ये श्वास नली। श्वास नली या ट्रैकिया। और ये लंग्स है, ये देखिए राइट लंग्स है। दायां फेफड़ा है जो बड़ा होता है, और ये लेफ्ट लंग्स है। ये बायां फेफड़ा है। मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट है वो बाईं तरफ लेफ्ट साइड बड़ा होता है, लेकिन फेफड़ा दाईं साइड राइट साइड। ये देखिए दायां। दायां फेफड़ा बड़ा होता है। और जहां पे ये दोनों मिलते हैं, ये वाला, ये ब्रोंकी कहा जाता है इसको। ब्रोंकी, ये ब्रोंकी कहलाता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल का टाइम चेंज होगा, लेकिन अभी थोड़ा 2-4 दिन और चल लीजिए। ज्योग्राफी ऑप्शनल तो इसी शाम के टाइम पे ही हो जाएगा, जिस टाइम पे जनरल साइंस की क्लास अभी चल रही है 8 बजे, तो वो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए टाइम हो जाएगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल तो बहुत बेहतरीन ढंग से उसको करना है, तो उसमें शाम का टाइम ही आगे रहेगा। अब देखिए लंग्स क्या करता है। लंग्स फेफड़ा, यहीं पर गैसों का विनिमय होता है। यहीं पर गैसियस एक्सचेंज होता है। यहीं पर गैसियस एक्सचेंज, यहीं पर गैसियस एक्सचेंज होता है, अर्थात गैस की अदला बदली होती है। यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन इंटर करता है। तो यहां पर देखेंगे मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर आता है। ऑक्सीजन कैसे होता है अभी दिखाते हैं। ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो 9 बजे से पहले ही खत्म कर लेंगे धर्मेंद्र कुमार। ज्योग्राफी ऑप्शनल का तो जनरल साइंस खत्म होने के बाद शाम का ही टाइम रहेगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो एक बड़ी क्रांति करना है क्वेश्चन और उन सब के माध्यम से।
अब देखिए, जरा ध्यान से सुनेंगे। पहले तो आप देखिए, शरीर में वायु प्रवेश करती है और लंग्स तक आती। जरा पहले इसको देख लें सब लोग, ये फिगर बना लें और इसको देखें। और फिर देखिए यहां से बाहर निकलती, यहां ये इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेशन। इसको अंतः श्वास कहा जाता है, अंतः श्वास कहा जाता है। और ये एक्सपायरेशन है, ये बहिर श्वास है। ये अंतः श्वास और बहिर श्वास। अब देखिए, अंतः श्वास, जब आप श्वास लेते हैं तो शरीर में क्या क्या आता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो क्या क्या निकलता है। जब शरीर में श्वास लेते, देखिए जब शरीर में श्वास लेते हैं तो देखिए इसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21%, आर्गन होता है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%, 0.03। तो जब श्वास लेते हैं तो ऐसे होता है, और जब श्वास छोड़ते हैं, जब श्वास छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन तो उतना ही रहता है जितना रहता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। तो देखिए नाइट्रोजन उतना ही रहता है 78%, ऑक्सीजन हो जाता है 17%, आर्गन उतना ही रहता है, ये इनर्ट गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड देखिए 4.03% हो जाता है। पहले ये नोट कर लें। जी, आप सभी लोगों की समस्या समझ रहे हैं, इसीलिए तो ऑनलाइन जो ये बैच है, ये एक तरीके से ड्यूटी वाले लोगों के लिए क्रांतिकारी माना जाता है, जिसके पास समय नहीं है। क्योंकि अगर आप समय नहीं तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है इसमें। तो आप देखिए ये दो चीजों में चेंज नहीं आया, एक नाइट्रोजन और एक आर्गन, इसकी मात्रा देखिए बराबर है। किसमें बदलाव आया है? बदलाव आया, ऑक्सीजन आया था 21% और देखिए गया यहां 17%। तो ये किससे विनिमय हुआ? यही विनिमय हुआ है, अभी समझाते हैं, पहले तो ये लिख लें। तो फेफड़े में केवल ऑक्सीजन का विनिमय हो रहा कार्बन डाइऑक्साइड से, ये पॉइंट यहीं लिख लें। देखिए फेफड़े में, यहां लिखें, फेफड़े में ऑक्सीजन का CO2 से एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अब देखिए ये आया था 21% और गया देखिए 17%, तो 4% कहां गया? ये 4% देखिए इसमें बढ़ करके गया, ये निकलते समय देखिए ये इतना निकला है। तो फेफड़े में O2 का CO2 से एक्सचेंज हो जाता है, फेफड़ा विनिमय कर रहा है। फेफड़े में विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है।
तो यहां पर देखिए लंग्स में, फेफड़ा में ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है CO2 से। यहां पे सिर्फ 4%, देखिए 4% ऑक्सीजन अंदर गया तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर बाहर आया। 4 मोल है, 4 मोल है। देखिए यहां से आया था ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन आया था 21%। लौट कितना रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लौट रहा है 17%। तो इसका मतलब 4% ऑक्सीजन ही शरीर के अंदर जाता है। 4% ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है। ये 4 मोल ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता, तो 4 मोल ही बाहर आता कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आते समय कितना था, कार्बन डाइऑक्साइड आते समय था 0.03%, और जाते समय देखिए कितना है 4। ये कार्बन डाइऑक्साइड जाते समय है 4.03%। तो यही 4 देखिए बढ़ गया है कि नहीं। ये 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये 4% कार्बन डाइऑक्साइड निकलते समय बढ़ जाता है, निकलते समय बढ़ जाता है। इसीलिए जो हम लोग श्वास लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बेहद कम है, जो श्वास छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बेहद ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड जहरीला होता, अम्लीय होता है, ये जहरीला होता, अम्लीय होता है। ये जो चीज अम्लीय होता है वो इसी को जहरीला कहा जाता है। अम्लीय होता है, जहरीला होता है, इसीलिए निकलने वाली सांस ज्यादा नुकसानदायक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए शरीर के अंदर नहीं रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलना चाहिए। श्वसन की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो हर कोशिका के माइटोकांड्रिया से बनता है और कोशिका में ही कई बार रह जाता है। एक तरीके से कचरा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, शरीर के कोशिकाओं का कचरा है, शरीर की कोशिका का कचरा है, झाड़ू लगना चाहिए यहां पर। वेस्ट है, एक कचरा है। और कैसे बनता है ये, माइटोकांड्रिया में जब भी श्वसन की क्रिया होती है, माइटोकांड्रिया माइटोकांड्रिया में जब श्वसन की क्रिया होती है, जैसे ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, तो देखिए ये ऊर्जा बनते समय ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो ये शरीर के हर कोशिका में माइटोकांड्रिया होती, माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, इसको कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर। और यहां कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये कचरा है। अब ये कचरा साफ होना चाहिए, यही कचरा जानते लंग्स के माध्यम से साफ होता है, लंग्स के माध्यम से साफ होता है, लंग्स के माध्यम से यह साफ होता है। बात समझ रहे हैं। अब लंग्स, ध्यान ध्यान सुनेंगे, लंग्स में लंग्स जितना एक्टिव होगा कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही बाहर निकलेगा। शारीरिक श्रम जो लोग करते हैं उनके शरीर से सांस ज्यादा बाहर निकलती। जो दौड़ता है, आप सुबह दौड़ करके देखिए, कहा जाता है विद्यार्थियों को सुबह उठते ही पहले 1-2 किलोमीटर दौड़ लेना चाहिए कम से कम।
दौड़ने से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तमाम प्रकार के व्यायाम बनाए गए, अनुलोम विलोम, देखिए बाबा रामदेव करवाते हैं। अनुलोम में सांस लेते हैं, विलोम में क्या करते हैं, छोड़ते हैं, सांस को निकालते, कपालभाति में लगातार निकालते हैं। इसीलिए मंत्र बनाए गए, जितने भी मंत्र बनाए गए सब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए। अगर आप मंत्रों को देखें तो ऋषियों ने इतनी बेहतरीन मंत्रों की रचना की, मंत्रों की रचना में मंत्र इसी तरीके से बनाए ही गए कि कार्बन डाइऑक्साइड निकले। जैसे ओम में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जैसे ये राम है, महामंत्र है ये भी। अब ओम आप बोल करके कभी देखिए तो आप बोलेंगे ओ, तो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। जितनी सांस बाहर निकलेगी उतना शरीर का कचरा साफ होगा। कभी राम बोल करके देखिए, राम राम राम, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। जितना मंत्र बनाए गए हैं इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड देखिए निकल रही है, मंत्रों की रचना इसलिए। और इसमें सबसे ज्यादा CO2, इससे सबसे अधिक CO2 बाहर निकलता है। और अगर 100 बार राम राम बोल दिया तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये जो लोग दौड़ नहीं पाते या शारीरिक श्रम नहीं कर पाते उनके लिए ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है। जो दौड़ नहीं पाते, शारीरिक श्रम नहीं कर पाते, उनके लिए जानते हैं एक बड़ा माध्यम होता है। इससे शरीर का कचरा साफ हो जाता है। तो मंत्रों से क्या होता है, मंत्रों से शरीर का कचरा सामान्यतः साफ हो जाता है। शरीर का कचरा साफ हो जाता है। तो बड़ी भूमिका है जानते हैं। और ये जब साफ होगा तो निश्चित रूप से शरीर की क्षमता बढ़ेगी। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी गंदगी, ध्यान से सुनेंगे, कोई भी गंदगी अम्ल होती है, एसिड होती है। जैसे आपका कपड़ा गंदा हो जाता है तो आप साबुन लगाते, साबुन क्या होता है, क्षार होता है, अम्ल को खींच लेता है। गंदगी कोई भी जानते हैं अम्ल होती है। और कोई भी कचरा भी जानते हैं अम्ल होता, सड़ता है। कोई भी कचरा, वेस्ट भी अम्ल होता है, कोई भी कचरा भी अम्ल होता है। और जानते कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, ये भी अम्ल है। और अम्लीयता जानते हैं शरीर को नष्ट करती, अम्ल जीवन को नष्ट करता है, क्षार जीवन देता है, अम्ल जीवन लेता है। तो ये अम्लीय होता है। और अम्लीय होने के कारण जानते हैं ये शरीर के लिए ठीक नहीं है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, अम्लीयता से अंग भंग होने लगते हैं। अम्लीयता बढ़ेगी तो शारीरिक अंग निष्क्रिय होंगे, शरीर के अंग निष्क्रिय होने लगते हैं, इनएक्टिव होने लगते हैं, निष्क्रिय होने लगते हैं। इसीलिए फेफड़े का प्रॉपर फंक्शन जरूरी है। कोरोना में क्या होता, फेफड़ा ही खराब हो जाता है। और फेफड़ा खराब हो जाएगा तो क्या होगा, फिर शरीर में अम्लीयता बढ़ जाएगी, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इसीलिए हार्ट अटैक की घटना भी कोरोना में देखा गया। क्योंकि जब फेफड़ा काम नहीं करेगा तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। जैसे आप कोरोना में देखिए, कोरोना पैंडेमिक, तो जो कोरोना वायरस, कोविड-19 जो वायरस था, अब ये लंग्स इससे खराब होता था, लंग्स खराब होता था, इसकी क्षमता घटती थी, खराब होता था। तो खराब होने से क्या होगा, शरीर में अम्लीयता बढ़ेगी, शरीर में अम्लीयता बढ़ेगी तो अंगों की निष्क्रियता बढ़ेगी, अंगों की निष्क्रियता बढ़ेगी, निष्क्रियता बढ़ेगी। और इसी नाते हार्ट फेल होने की घटना बहुत पाई गई। बहुत लोग कोरोना से नहीं मरे बल्कि हार्ट फेल्योरनेस से मरे। हार्ट फेल हो जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है। हाँ, गायत्री मंत्र में भी बहुत है। शंकराचार्य जी ने उसे बहुत पॉपुलर बनाया।
दिल का दौरा पड़ता है। इसी नाते ये घटना जानते हैं, आपने देखा होगा कि कोरोना के दौरान बहुत सारे लोगों का हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि अम्लीयता बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ने से सबसे पहले हार्ट ही प्रभावित होता है। तो मुझे लगता है इतनी बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज जानेंगे, जैसे वायु, तो जैसे मनुष्य है, ये कोई मनुष्य है, मानव है, ये श्वास लेता है, तो श्वास जानते हैं प्राकृतिक, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कोरोना के दौरान गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, जो प्राकृतिक वायु होती है, प्राकृतिक श्वास है, ये नाइट्रोजन के साथ होती है। इसमें देख रहे हैं ये नाइट्रोजन के साथ होती, लेकिन जो आर्टिफिशियल है जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, ये हीलियम के साथ होती। ये कृत्रिम ऑक्सीजन सिलेंडर, कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की बड़ी ही दिक्कत आई थी, और ये ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक वायुमंडल से, और वो सिलेंडर से, ये वायुमंडल वो सिलेंडर। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन आता है, लेकिन आपसे पूछा जाए, सवाल कई बार पूछा भी गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं भरते? क्योंकि ज्यादा प्रेशर पर नाइट्रोजन ब्लड में घुल जाता है, लेकिन हीलियम इनर्ट गैस है इसलिए नहीं घुलता। देखिए ये हीलियम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अधिक प्रेशर पर, अधिक दबाव पर नाइट्रोजन ब्लड में घुल जाता है, ब्लड में घुल जाता है, जबकि हीलियम इनर्ट गैस है, हीलियम अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, यह ब्लड में नहीं घुलती। यह अधिक प्रेशर, यह ब्लड में नहीं घुलती चाहे जितना प्रेशर हो, यह ब्लड में नहीं घुलती। यही कारण है कि कृत्रिम श्वास में किसका प्रयोग करते हैं? हीलियम का। तो सबको समझ आ रहा है? तो ये आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर में या कृत्रिम सांस के लिए हीलियम का प्रयोग ऑक्सीजन के साथ क्यों किया जाता है। इसीलिए किया जाता है क्योंकि हीलियम इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। देखिए हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान, ये अक्रिय गैस है। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, ये सब इनर्ट गैस है, किसी के साथ घुलती नहीं, क्रिया नहीं करती, ये इनर्ट गैस है। इसीलिए तो इन लोगों को नोबल गैस कहा गया। इनका बड़ा सम्मान था कि भाई ये किसी के साथ, इनको किसी की जरूरत नहीं है। ये हीलियम है, तो इसी नाते इसको ऑक्सीजन के साथ मिला दिया जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन प्लस हीलियम रोगी को यही दिया जाता है, रोगी को यही जानते हैं, जो गोताखोर हैं उनको भी दिया जाता है, गोताखोर को भी यही दिया जाता है। कोरोना में भी यही दिया गया, कोरोना में भी यही दिया गया।
बात समझ रहे हैं? अच्छा, पनडुब्बी में भी यही दिया जाता है। तो इस पॉइंट को जानते रहेंगे और एक फिगर बना दे रहे हैं ताकि कोई भी पॉइंट यहां मिस नहीं हो, आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। अब जरा ध्यान दें, देखिए ये है हार्ट, या थोड़ा नीचे बना देते हैं। देखिए ये है भैया हार्ट, ये है हार्ट, और यहां से देखिए ये लंग्स से जुड़ा है, ये लंग्स छोटा, यद्यप जो लंग्स है ये भी जानते हैं, लंग्स भी रेड कलर का होता है, ये लंग्स है देखिए, लंग्स भी रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है, क्योंकि रक्त कोशिकाओं से घिरा होता है, ये लाल रंग का। कोई पूछे कि लंग्स कैसा होता है, लाल रंग का होता है। अब देखिए यहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है और ये यहां जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से देखिए ऑक्सीजन आता है और फिर पूरे शरीर में ऑक्सीजन। अब यहां से देखिए ये आता है ऑक्सीजन और ये देखिए जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, आ रहा है ऑक्सीजन, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ये जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, आ रहा है ऑक्सीजन। तो ये कार्बन डाई और ऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय कैसे हो रहा? ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया से हो रहा, विसरण विसरण की प्रक्रिया से, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड तो रक्त में घुला है, यहां से एक्सचेंज कैसे हुआ और फिर ये रक्त में घुला है, तो डिफ्यूजन की प्रक्रिया, विसरण की प्रक्रिया से, विसरण की प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ विनिमय होता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, यहाँ एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है। तो ये बहिर्श्वास, अर्थात ये देखिए ब्रीदिंग, ये क्लियर हो गया कैसे आता है कैसे जाता है, और एक्सचेंज इसी फेफड़े में एक्सचेंज होता है, ये डिफ्यूजन से एक्सचेंज होता है, ये सारी बात आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, यहां से एक पॉइंट और भी क्लियर है कि जैसे ये लंग्स खराब होगा तो निश्चित रूप से हार्ट खराब होगा। यहां देख लीजिए, अगर ये लंग्स खराब होगा, ये खराब होगा, तो हार्ट खराब होगा कि नहीं? ये खराब होने से इसमें कम सप्लाई ऑक्सीजन की जाएगी और कम कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए लंग्स फेल होने पर हार्ट फेल होता है। लंग्स अगर प्रभावित हुआ, अगर ये इस पे प्रभाव पड़ा, तो हार्ट प्रभावित होगा कि नहीं होगा? होगा। इसीलिए कोरोना काल में आपने देखा होगा कि हार्ट लोगों का ज्यादा खराब हुआ, हार्ट अटैक हुआ, एकाएक दिल का दौरा पड़ गया, हार्ट अटैक हो गया। क्यों? क्योंकि लंग्स प्रभावित होने से इसका फंक्शन तुरंत प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि इसको मदद तो लंग्स से ही मिल रही है ना, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, आ रहा है।
वही रेडिश रेड ब्राउन एक ही बात है कि नहीं, सामान्य शब्दों में। और ये तो पूरे कोशिकाओं में, ये तो पहले ही बता दिया कहां से आया। सारी कोशिकाओं में, सारी कोशिकाओं में क्रिया हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड तो कोशिका के माइटोकांड्रिया में बनता है और वहीं से ब्लड के साथ मिल करके हार्ट तक जाता है। ये तो पहले ही बता दिया कि माइटोकांड्रिया यहां से, ये कोशिका के माइटोकांड्रिया में होता है और यहीं से, यहीं कोशिका में देखिए ये हार्ट है। हार्ट से ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ, हार्ट में ब्लड के साथ ऑक्सीजन कोशिका तक आता है, कोशिका के माइटोकांड्रिया में, और फिर यहीं से जाता है हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहले ही पढ़ा दिया था। और यहां पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा और ऑक्सीजन इंटर किया, हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। सौरभ कुमार, सौरभ, इसका मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हैं सौरभ आप। कार्बन डाइऑक्साइड तो कोशिकाओं के माइटोकांड्रिया से निकलता है, फिर वहां पहुंचता है। तो ये हो गया। अब देखिए एक इंटरनल रिस्पायरेशन। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे देखिए ये जो श्वास है सामान्यतः 12 से 15 बार एक मिनट में, लेकिन अगर शारीरिक श्रम कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, दौड़ने पर ये लगभग 20 से 25 बार हो जाता है। ये 20 से 25 बार हो जाता है। देखिए लंग्स में, ये भी एक चीज समझ लें, देखिए लंग्स में जैसे ये दोनों लंग्स, दोनों फेफड़े में हमेशा 1.3 लीटर वायु भरी रहती है, भरी रहती। इतना तो भरी रहती, लेकिन इसकी क्षमता कितनी है, इन दोनों की क्षमता, दोनों फेफड़े की क्षमता लगभग 4.5 से 5 लीटर वायु की होती है, वायु की होती है। इतना तो हमेशा मेंटेन रहती, इतनी वायु तो हमेशा रहती, लेकिन इतनी तक हो सकती, इतनी तक हो सकती। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब जरा ध्यान दें, इंटरनल रिस्पायरेशन जिसको सेलुलर रिस्पायरेशन कहा जाता है,
इंटरनल रिस्पायरेशन, आंतरिक श्वसन, ये सेलुलर रिस्पायरेशन है। सेलुलर रिस्पायरेशन कहलाता है कोशिकीय श्वसन, क्योंकि आंतरिक श्वसन कोशिका के अंदर होता है। सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऐसे तो साइटोप्लाज्म में भी होता है। तो ये कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन ये दो प्रकार का होता है, एक एनएरोबिक अनाक्सी, दूसरा आक्सी। एनएरोबिक ये सामान्य मेजरमेंट है कि इतना होता है, और ज्यादा कम भी होता है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन, अनाक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनाक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन। ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब देखिए सेलुलर रिस्पायरेशन, ध्यान से सुनेंगे। सेलुलर रिस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन की क्रिया दो जगह होती है। कोशिकीय श्वसन की क्रिया केवल माइटोकांड्रिया में नहीं होती, क्रिया दो जगहों पर होती है। दो जगहों पर होती है। नंबर एक, साइटोप्लाज्म में कुछ मात्रा में, कोशिका द्रव्य में, और नंबर दो माइटोकांड्रिया में। मुख्यतः माइटोकांड्रिया में होती है, इसीलिए माइटोकांड्रिया बोला जाता है। माइटोकांड्रिया में कुछ मात्रा में, अधिकतर श्वसन की क्रिया यहीं पर होती है।
अब इसका एक चार्ट बना लें। सेलुलर रिस्पायरेशन का, कोशिकीय श्वसन का। ये चैप्टर पूरा कर ले तभी बंद करेंगे, कोशिकीय श्वसन, ताकि शाम के टाइम में हम लोग कंकाल तंत्र पढ़ें। देखिए इसमें एक तो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, इसमें ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया द्वारा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये क्रेब्स साइकिल के द्वारा होता है। क्रेब्स चक्र द्वारा, ये क्रेब्स साइकिल द्वारा, और ये ग्लाइकोलिसिस के द्वारा होती है। फटाफट इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए जो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा क्रिया होती है, इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के क्रिया करता है और पायरूबिक एसिड बनता है बिना ऑक्सीजन के, और पहले पायरूबिक एसिड बनता है और 2 एटीपी ऊर्जा निकलती, 2 एटीपी, ये पायरूबिक एसिड है, पायरूबिक अम्ल है। ये लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है आगे चल करके, बल्कि दूसरे पेज पे बना देते हैं दोनों। इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग दूसरे पेज पर इसको बना दे रहे हैं। देखिए ग्लाइकोलिसिस ये बिना ऑक्सीजन के होती है, और क्रेब्स साइकिल ऑक्सीजन से। और प्लस 2 एटीपी ऊर्जा निकलती, केवल 2 एटीपी, थोड़ी सी ऊर्जा निकलती। पायरूबिक अम्ल, और यही लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ये लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। और क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, और 36 एटीपी ऊर्जा बनती। तो यहां देखिए 2 एटीपी ऊर्जा है, और यहां ये 36 एटीपी ऊर्जा है। तो टोटल श्वसन से 38 एटीपी ऊर्जा बनती। ये और ये दोनों मिला दीजिए तो टोटल 38 एटीपी।
देखिए, अत्यधिक व्यायाम करने पर, अत्यधिक शारीरिक श्रम या या ऐसे मान लीजिए शारीरिक श्रम कोई भी हो, चाहे व्यायाम या कुछ भी हो, अत्यधिक जब शारीरिक श्रम करेंगे तो यही ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होने लगती, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होने लगती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में शरीर में आप जानते होंगे दर्द का अनुभव होता। देखिए, ये ऐसे होगा तो पहले पायरुविक एसिड बनेगा और फिर यही लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड बनने से ये मांसपेशियों में जमा होता है और हाथ पैर जोड़ों में दर्द होने लगता है। लैक्टिक अम्ल और ये पायरुविक अम्ल है। और एसिड बनने से ही दर्द होता है, जान लीजिए, ये ग्लूकोज। तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होने लगती है शारीरिक श्रम करने पर, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऐसे में इससे दर्द का अनुभव होता है। इसी कारण इसी कारण दर्द का अनुभव होता है। इसी कारण दर्द का अनुभव होता है। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। इसकी खोज याल्ला प्रगाडा सुब्बा राव सर ने की थी। और इसमें केवल 2 एटीपी ही ऊर्जा निकलती है। 2 एटीपी, इसमें 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है। देखिए, एटीपी ऊर्जा का मापक है। एटीपी एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफास्फेट है। ट्राइफास्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। इसकी खोज यल्ला प्रगाडा सुब्बा राव सर ने की थी। यल्ला प्रगादा सुब्बा राव द्वारा खोज। ये भारत के वैज्ञानिक थे, भारतीय मूल के वैज्ञानिक। और इससे कोशिकाओं में निकलने वाली ऊर्जा को मापा जाता है। इससे शरीर की कोशिका से निकलने वाली ऊर्जा को मापा जाता है। इससे शरीर से निकलने वाली, कोशिका से निकलने वाली ऊर्जा को मापा जाता है। अच्छा, फर्मेंटेशन की क्रिया जब होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन जैसे सिरका बनता है, इसी प्रक्रिया द्वारा बहुत सारी चीजें सड़ती हैं।
किण्वन, इसमें भी ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती, इसमें भी ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। और ये ग्लूकोज पहले पायरूबिक एसिड में टूटता है और बाद में एल्कोहल में टूट जाता है, एथिल एल्कोहल में। कई बार सीधे लिख दिया जाता है इसको, ये एथिल अल्कोहल, और 2 एटीपी ही ऊर्जा इसमें भी है। पायरूबिक अम्ल और एथिल एल्कोहल। और कई बार इसको ऐसे सीधे भी लिखा जाता है, जितना मैंने लिखा इतना नहीं लिख करके ऐसे दिखा दिया जाता है, C6H12O6। और बिना किण्वन की प्रक्रिया भी बिना ऑक्सीजन के होती है, तो ये C2H5OH प्लस CO2, ये किण्वन की प्रक्रिया में एथिल अल्कोहल बनता है, ये याद रहना चाहिए। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट के कारण होता है। ईस्ट एक फंगाई है, ये ईस्ट कवक के द्वारा फर्मेंटेशन होता है। दूध का भी इसी तरीके से होता है। अब पहले आप कुछ प्रश्नों को देख लीजिए। ये बताएं, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? बताइए। जी, बनता है। वेरी गुड। ग्लूकोज, ग्लूकोज आप सभी लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने लिखा भी, सारा चीज ग्लूकोज से। अब ऑक्सी श्वसन के द्वारा, ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा उत्पादन होता है, इसमें से बताइए ऑप्शन। ATP-B। जब अनाक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है, जीवाणु और कवक में, तो क्या कहा जाता है? ये देखिए किण्वन है, फर्मेंटेशन लिखा है।
ये देखिए फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन है, ये सब आप केमिस्ट्री में और अच्छे से पढ़ेंगे। ये फर्मेंटेशन, बहुत अच्छा। कौन सी क्रिया आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में कॉमन स्टेप होती है? अनाक्सी में भी और आक्सी में भी। ये ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कॉमन रहती है। आक्सी में भी कॉमन रहती। वेरी गुड। क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर होती है? वेरी गुड, माइट्रोकांडिया। ये माइट्रोकांडिया में ही होती है किण्वन की क्रिया। ऑक्सीजन ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके ऊपर निर्भर करता है? वेरी गुड। फेफड़े पर, लंग्स पर। यही ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। फेफड़े में कितने लीटर गैस धारण करने की क्षमता होती है? अधिकतम क्षमता कितनी होती? हीमोग्लोबिन से सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन होता है, ग्रहण करना और छोड़ना ये फेफड़े का काम है। वेरी गुड, 5 लीटर। ये सी ऑप्शन, भाई 4.5 से 5 लीटर रहता ही है। जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन, ये यूपीएससी का सवाल है, किसमें हो जाता है? पायरुविक अम्ल का विखंडन किसमें हो जाता है?
वेरी गुड। देखिए यूपीएससी का सवाल है और आप तुरंत पकड़ ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो लगभग हम लोगों ने इसमें सारे प्रश्न भी कर लिए, तो ये हो गया है। कुछ लोगों को किड़वन नहीं समझ में आ रहा तो शाम को समझा देंगे एक बार दोबारा, और उसके साथ फिर शाम में, अब शाम को 8 बजे कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। बस 2-3 दिनों की बात है, 2-3 दिन कोऑपरेट करिए सुबह की क्लास को, ताकि हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, चीजें जल्दी खत्म हो जाएं। बात समझ रहे हैं? तो 2-3 दिन सहयोग करें आप, निश्चित रूप से आपको ही फायदा होगा, क्योंकि आपको आगे चल करके क्लास ज्यादा देर तक नहीं करना पड़ेगा, रिवीजन का समय मिलेगा। इसलिए प्लीज आप सभी लोग कोऑपरेट करें और सुबह की क्लास भी 2-4 दिन कम से कम कर लें, जिससे आपको पूरी बढ़त मिल जाए। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत नमस्कार।